तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, पर क्या बताऊं, बात ही ऐसी है। जैसा कि आप सबको पता है, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग मेरे साथ इतने समय से जुड़े हुए हैं और हमारा जो ये परिवार है, यूट्यूब परिवार, एसी और सीए का परिवार, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल एसी और सीए में जुड़े हुए हैं, मैंने आज एक पोल डाला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो जैसा आप स्क्रीन में पीछे देख रहे हैं ना, उस पोल का रिजल्ट्स आपके सामने है। बच्चों ने 17% बच्चों ने बोला है कि 15 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, सीए जर्नी है, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं। और सबसे ज्यादा 30% स्टूडेंट्स ने बोला है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद 23% बच्चों ने बोला है कि स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाइनल सिंगल एंड बोथ ग्रुप के लिए बनाना चाहिए। और 11% बच्चे कह रहे हैं कि फुल टाइम जॉब के साथ हम सीए कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फुल टाइम जॉब के साथ ही सीए क्रैक किया है दोस्तों। ठीक है, सुबह 7 से और रात 8 बजे तक मैं जॉब करता था, उसके बाद मैंने सीए क्रैक किया है। कितने अटेम्प्ट्स लगे, अगर मैं बताऊं सही सही तो 3, और बाकी कहने को तो मैं 15 साल से सीए में हूं। बाकी स्टोरी है लंबी, कभी और बताएंगे। हो सकता है मेरी अगली तीसरी या चौथी वीडियो ये मेरी 15 ईयर्स की जर्नी ही हो। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स की डिमांड है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाइनल मई 2025, उसके रिगार्डिंग हम कैसे आगे बढ़े, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, तो मैंने सब आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। सीए फाइनल मई 2025 में हमें कैसे मूव करना है और कैसे आगे चलना है, ये सब तैयार कर दिया है मैंने, सब कुछ लिख लिया है। बस आपको क्या करना है, आपको मुझ पे विश्वास रखना है। मुझसे ज्यादा आपको खुद पे विश्वास रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कितना ही पढ़ लो, सब व्यर्थ है बंधु, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का होना, जो कि आजकल बच्चों में मिसिंग चल रहा है। ठीक है, तो क्या करा जाए, सब्जेक्ट जो हमारी वीडियो का आज है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियो होगी तो आप 1.5 या 1.75x पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं 6 के 6 सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे तो थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपको 1.5 या 1.75x पे देखना मैं रिकमेंड करता हूं। बाकी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि अब तो ऐसे कंटेंट आते ही रहेंगे, और मैंने ना आपके लिए सरप्राइज भी बनाया है नी, एक सरप्राइज आपके लिए है जो आपको बहुत मदद करने वाला है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, एसीओसीए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। इस वीडियो में जो मैं पीडीएफ यूज करूंगा, इसका लिंक भी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस इसके अलावा जो मेरी बाकी वीडियोस हैं, ठीक है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। समझ में आ गई बात, एसीओसी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं, काफी टाइम हो गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल मई 2025 सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड स्ट्रेटेजी टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स। मेरा टारगेट है आपको 70 प्लस मार्क्स दिलाना हर एक सब्जेक्ट में। समझ में आ गई, ये किसने बनाई है, मैंने खुद बनाई है भाई। मेरा नाम अब सीए अवनीश, अब तो मैं सीए लगा सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल 6 पेपर्स होते हैं, सबको पता है। बोथ ग्रुप में टोटल 6 पेपर होते हैं। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, और यहां तक हो गया ये सेकंड ग्रुप। ठीक है, ये हो गया सेकंड ग्रुप, और ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। 6 पेपर होते हैं, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, कम टाइम लूंगा आपका। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, पार्ट 1 2 पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे वेटेज ऑफ चैप्टर्स इन एग्जाम। मैं आईसीएआई की क्या वेटेज है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एग्जाम में किस चैप्टर की क्या वेटेज आती है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि आईसीआई ना अपने वेटेज का मान नहीं रखता, आईसीआई सगा नहीं है, वो धोखा देता है बच्चों को। कहता 4 नंबर है, देता 8 नंबर का है, कहता 8 नंबर है, देता है नहीं पेपर में। तो जो एग्जाम में वेटेज आ रही है, पिछले 5-6 जो अटेम्प्ट हुए हैं उनका ट्रेंड क्या है, मैंने उस हिसाब से वेटेज बनाई है।
समझ में आ गई। दूसरा, चैप्टर्स विच कांट बी इग्नोर। बच्चे क्या काम करते हैं, एबीसी एनालिसिस के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स को छोड़ देते हैं सी कैटेगरी मान के। बेटा मैं आपको वो चैप्टर्स बताऊंगा जो आपको इग्नोर नहीं करने। और दूसरी बात यह है कि एबीसी एनालिसिस इज ए मिथ। अपनी हर एक वीडियो में मैं बोलता हूं एबीसी एनालिसिस इज ए मिथ, यू मस्ट कवर 100% सिलेबस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं आके, जिनके टेलीग्राम चैनल्स बोल रहे हैं कि आप 100% सिलेबस नहीं पढ़ सकते, बहुत सारा सिलेबस है, फलाना ढिमका, दुनिया भर की बात। ऐसा नहीं है। पहली बार आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, एक बार आप पूरे 100% पढ़ने के बाद कि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। सिलेबस वाइड है तभी तो सीए फाइनल है ना भाई। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ते हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किस चैप्टर में क्या चीज जरूरी है, किस चैप्टर में क्या चीज जरूरी नहीं है। समझ में आ गया। हर एक चैप्टर आपको पढ़ना होता है, इग्नोर आप कर सकते हो। तो जो अननेसेसरी चीजें हैं ना हर चैप्टर्स में, उनको इग्नोर किया जा सकता है, बट उनको भी एक या दो बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो एग्जाम कहां से आ जाए। समझ में आ गई बात। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी ईच सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, कैसे उसको गो थ्रू करें, कितना टाइम अलोकेट करें, यानी हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू ईच सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट को कितना टाइम अलोकेट करें। सर हम बहुत ज्यादा टाइम अलोकेट कर दें, बहुत कम टाइम अलोकेट कर दें, नहीं। तो उस बारे में हम स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है हम बात करेंगे। चलिए पार्ट 1 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट 1 में हम बात करेंगे एफआर की। मई 2025 एफआर के हम चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और एग्जाम में वेटेज क्या रही है। समझ में आ गई। यानी कि ये चैप्टर्स तो आपको पहले से करने चाहिए और ये चैप्टर्स आप इतने मजबूत कर लो, जो मैं चैप्टर्स आपको बता रहा हूं ना, इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। यू हैव टू स्ट्रॉन्ग दिस सब्जेक्ट इन योर माइंड कि अगर कोई आपका ब्लड भी काटे ना, ऐसे काटे काटे एकदम काट दे, तो खून में से ना खून ना निकले, वो चैप्टर्स निकले। इतना मजबूत कर लो। सर कैसे करेंगे, अरे बता रहा हूं ना कैसे करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। सब्सक्राइब करो फटाफट। तो जैसा कि पता है बिजनेस कॉम्बिनेशन सबको पता है, पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का है। सर ये आपने कैसे ढूंढा, आपको बताता हूं। देखो स्ट्रेटेजी, मैं इससे शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी खुद भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जितने भी चैप्टर्स है ना, जितने भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो पेपर में आते ही आते हैं, यानी कि कुछ मस्ट, मैं लिख देता हूं, है नी। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, सम चैप्टर्स आर कंपल्सरी, ऐसा समझ लो, सम चैप्टर्स आर कंपल्सरी। तो जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं इन एवरी सब्जेक्ट, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो एग्जाम में आ रहे हैं भाई, उनको क्यों छोड़ते हो, उनको तो करो। और मैं बता रहा हूं कम से कम 60 नंबर के चैप्टर्स ऐसे हैं 60+ मार्क्स के जो कंपल्सरी हैं, जो आ ही रहे हैं। बच्चे उन्हें छोड़ जाते हैं, सर बड़ा है, छोटा है, टाइम ज्यादा लगेगा। भाई जो 60+ मार्क्स का पेपर है उसे तो आप कर लो, उसे तो खून में बहा लो। आपके खून में ना वो 60+ चैप्टर्स के, मतलब 60+ मार्क्स के चैप्टर्स दौड़ने चाहिए। समझ में आ गई। अब चलो बढ़ते हैं इसकी तरफ। एफआर में मैंने बताया बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसके बाद आपको सीएफएस पे जाना है। ये दोनों मिला के 22 मार्क्स की वेटेज रखते हैं कम से कम। फिर आपको इंडेक्स 115 पे जाना है जो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर वाला है, वो भी लगभग 10 नंबर का वेटेज रखता है। फिर आपको लीज पे जाना है। सर लीज तो नवंबर 24 में नहीं आया भाई, नहीं आया तो क्या मतलब, ये कंपल्सरी चैप्टर है, कभी कभी इग्नोर हो जाता है पर ये हर बार इग्नोर नहीं होगा। ठीक है, 8 नंबर की वेटेज ये रखते हैं। फिर शेयर बेस्ड पेमेंट है, 8 नंबर की पेमेंट, 8 नंबर की वेटेज ये रखते हैं। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लगभग 14 नंबर की वेटेज इसकी होती है। इंडेस जो पीपी वाले इंडेस हैं, यानी फिक्स्ड जो एसेट्स वाले हैं, 16, 38, 40, 36, 36 तो इसका नहीं है, 36 तो इंपेयरमेंट का। अरे ठीक है ना भाई, तो क्या दिक्कत है, 8 नंबर की वेटेज वो रखते हैं। फिर इंडेस 1 और शेड्यूल 3 की हम बात करें, 4 नंबर का वहां से एग्जाम आता है। इंडेस 20 गवर्नमेंट ग्रांट की बात करें तो 4 नंबर का वहां से आता है। इंडेस 101 की बात करें, 4 नंबर का वेटेज वो है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 4 नंबर का यहाँ से आएगा। इथिक्स एंड टेक्नोलॉजी का 4 नंबर का यहाँ से आएगा। जो बाकी इंडेस बचे 28 नंबर का वहां से है। तो करना आपको 100% है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड पिछले 4-5 अटेम्प्ट में देखा गया है, तो ये आपको करना। और ये चैप्टर्स मैंने रखे ना, ये वाले तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। जो स्टार्टिंग के 12 है ना, स्टार्टिंग के 12 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डोंट लीव दीज चैप्टर्स, डोंट इग्नोर दीज। बहुत सारे बच्चे ना इन्हें छोड़ देते हैं, टीचर कहते हैं ये छोड़ दो, ये आपका टाइम खराब करेगा, ये करेगा। डोंट इग्नोर, इनको इग्नोर आपको नहीं करना, ये बात ध्यान रखना बंधु। एफआर का हो गया खत्म। कैसे करना है आगे जाएंगे, पार्ट 2 में हम बात करेंगे। आज जाते हैं एएफएम की तरफ। एएफएम में आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। सर ये तो आप गलत बता रहे हो, कुछ तो बताओ। भाई 15 चैप्टर है एएफएम में, और एग्जाम में 15 के 15 चैप्टर्स में से पूछ रहा है आपसे वो, तो मैं कौन सा चैप्टर छुड़वा दूं आपको और क्या बता दूं आपको। सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ मतलब सब कुछ। समझ में आ गई बात। और हाँ, गलती बच्चे करते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं,
काफी फेमस टीचर्स हैं जो ये कहते हैं 4x को छोड़ दो, 4x आपका बहुत ज्यादा टाइम लेता है। भाई साहब मत छोड़ना, गलती मत करना, 4x को अभी कर लो, सबसे पहले ही 4x को कर लो, क्योंकि 4x ना एक ऐसा चैप्टर है जो 30 नंबर तक का आ सकता है। मैं आपको इंसिडेंट बता दूं, जो टीचर्स ये कह रहे हैं कि 4x को छोड़ दो, वो टीचर्स अब से 2-3 अटेम्प्ट पहले कहते थे SCMP में बजटरी कंट्रोल एक चैप्टर होता है, उसे छोड़ दो। वो चैप्टर इत्तू सा था, इत्तू सा, उस चैप्टर को वो लोग छुड़वा देते थे। काफी फेमस है, नाम नहीं ले रहा मैं। भाई साहब एक अटेम्प्ट में उस चैप्टर में से 30 नंबर का आया, उससे अगले अटेम्प्ट में भी उन टीचर्स ने छुड़वाया कि छोड़ दो, वो 20 नंबर का आया, उससे अगले अटेम्प्ट में भी उन टीचर्स ने छुड़वाया, फिर वो 20 नंबर का आया। भाई मत छोड़ो, 4x एक ऐसा चैप्टर है जो अकेले 30 नंबर लाने की हिम्मत रखता है। अगर 30 नंबर का आ गया ना पेपर में तो ना बाल नोच के खा जाओगे अपने तुम, इसलिए मत छोड़ना। लंबा है मुझे भी पता है, लेकिन इसकी भी टेक्निक है करने की, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं अगर सब कुछ ठीक रहा तो मई से पहले ना मैं AFM पढ़ाऊंगा, उसकी रिवीजन वीडियोस, खासकर 4x की वीडियोस ऐसी लेके आऊंगा कि पूरे सी इंडस्ट्री में तबाही मचा दूंगा मैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ना एकदम कह दे कि 4x तो सबसे आसान है, नाम बदल देना। चलो तो इसमें ना प्रैक्टिकल आपका आता है 106 मार्क्स का बच्चों, और थ्योरी आती है 12 नंबर की, लगभग 12 नंबर की, 8 की भी हैगी, 10 की भी, 16 की भी हो सकती है, पर 12 नंबर तो मतलब ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो, समझ में आई। और 8 नंबर की थ्योरी, तो इसमें से 8 मार्क्स की थ्योरी तो कंपलसरी में आएगी, 8 मार्क्स की थ्योरी तो कंपलसरी में आएगी, तो थ्योरी भी आपको करनी है। सर थ्योरी कहां से करें सर? देखो वैसे तो बहुत सारी बुक्स है मार्केट्स में, वैसे स्टडी मैट भी है मार्केट में, बट ना होता क्या है कि उनमें ना सारे क्वेश्चंस कवर्ड नहीं होते। स्टडी मैट में तो सब कुछ ही कवर्ड है ऑब्वियसली, लेकिन स्टडी मैट में कोई स्टडी मैट है उसमें MTP, RTP, प्रीवियस ईयर वो सब नहीं आते। तो क्या करा जाए सर? कुछ नहीं करा जाए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। 3 फरवरी 2025 डेट लिख लो, 3 फरवरी 2025 को अपनी जो मैंने खुद बनाई है थ्योरी बुक, मस्ट रेफर माय थ्योरी बुक। भाई मैंने खुद थ्योरी बुक बनाई है, बेस्ट थ्योरी है इंडस्ट्री में, बेस्ट थ्योरी बुक है AFM की। ये समझ लो या तो पेपर थ्योरी का उस बुक में से आएगा, या तो इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन ड्राफ्ट करेगा, और कुछ नहीं होना बाहर उससे। सर क्या करें क्या करें क्या करें? कुछ नहीं करना, बता तो दिया क्या करना है भाई, समझ में आई? अब भी नहीं समझ आ रही तो जैसी आपकी मर्जी। 3 फरवरी 2025 को मेरी बुक लॉन्च हो रही है, थ्योरी बुक, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लूंगा भाई, 1 रुपया नहीं लेना आपसे। इसमें PDF मिलेगी, प्रिंट आउट निकलवाओ, मस्त पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई बात जी? ये मैंने बता दिया डेट आपको, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इसमें से कवर आएंगे थ्योरी के, या तो इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है? समझ आ गई? कुछ नहीं करना, इतनी पढ़ लेना। सर कितने पेजेस की बुक है? अरे 30-40 पेज की बुक होगी बंधु, बढ़िया एकदम, ग्राफिक्स के साथ कलरफुल बुक होगी, समझ आई? मजा आ जाएगा। चलो बिफोर ऑडिट, सर ऑडिट की बताओ। देखो सुनो, ऑडिट से पहले, ऑडिट एक लंबा है ना थोड़ा सा, ऑडिट से पहले हम DT और IDT की बात कर लेते हैं, समझ आई? देखो मैं बता दूं, DT में ना ओके टेस्टेड स्ट्रेटेजी, मेरी पिछली वीडियो देख लेना जाके प्लेलिस्ट में, CA फाइनल के प्लेलिस्ट में मैंने DT की वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे। भाई साहब 100 मार्क्स का पेपर वहां से आया है, 118 नंबर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर उनमें से आया है। और जिन बच्चों ने वो करे हैं पॉइंट्स, उनके एग्जाम्पशंस हैं भर भर के। DT का पेपर इतना हार्ड था इस बार, बच्चों के फोन आए मेरे पास, भैया जो आपने बताया मजा ही आ गया, बिल्कुल मजा ही आ गया। तो क्या करा जाए साहब, क्या करें? कुछ नहीं भाई, तुम्हारे लिए भी लेके आया हूं, समझ आई? तो देखो सबसे पहली बात ये है, 100% सिलेबस पढ़ो प्लीज, 100% सिलेबस पढ़ो। जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं उन चैप्टर को इग्नोर मत करो, समझ आई? क्या है जी? ये देखो DTAA डिडक्शन, 6 नंबर का पेपर इसमें से बनना है, 2-3 नंबर की थ्योरी लिखनी होती है इसके अंदर, वो जो DTAA की 5 पॉइंट होते हैं ना थ्योरी के, वो लिखने होते हैं, और 3-4 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। इसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग 8 नंबर का आता ही आता है, यहाँ नहीं आएगा तो IBS में फंस जाएगा, तो ये आपके लिए जरूरी है। ये हो गए 14 नंबर। ये सर ट्रांसफर प्राइसिंग समझ में नहीं आता, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, समझ आ गई? इक्वलाइजेशन लेवी 4 नंबर का आता है, NR टैक्सेशन 10 मार्क्स का, PGBP 16 मार्क्स, TDS-TCS 10 मार्क्स, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट 8 नंबर, वेरियस एंटिटीज मैट AMT BSc BAD BAB 8 नंबर, 2 केस स्टडीज 10 नंबर की। देखो पता है क्या, 80% स्टूडेंट को यही नहीं पता कि केस स्टडी इंस्टीट्यूट देता कहां से है। मैंने लास्ट वाली जो पिछली बार वीडियो बनाई थी उसमें दिखाई थी मैंने केस स्टडी बच्चों को, कि भाई यहां से देख लेना केस स्टडी, उनमें से एक केस स्टडी आ गई पेपर में, डिट्टो चिपकी हुई आ गई,
मतलब फ्री के नंबर। बच्चों को यही नहीं पता सर केस स्टडी आती भी है, कहां से आती है, कहां से आती है, किसी टीचर नहीं भाई। इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओ, वहां पे वो स्टैट्यूटरी अपडेट के नाम से एक फाइल अपलोड करता है। डीटी की जब बुक में करोगे ना, बीओएस पोर्टल पे जाओगे, फिर वहां पे बुक में जाओगे, सिलेबस जो आपकी डीटी की बुक है वहां स्टैट्यूटरी अपडेट नाम से सेव करता है। वहां 8-9 केस स्टडी मिलेंगी, उनमें से 1 या 2 केस स्टडी आपकी 100% आएगी। यहाँ पे 10 नंबर फ्री के, इस नंबर को छोड़ देते हैं बच्चे। फ्री के नंबर है भाई, 10 केस स्टडी तुम्हें पढ़नी है, 3 या 4 पेज में 10 केस स्टडी होती है, उसमें तो 10 नंबर फ्री के मिलने, काहे छोड़ रहे हो, काहे छोड़ रहे हो। डीटी में 1-1 नंबर जरूरी होता है और तुम 10 नंबर छोड़ जा रहे हो। 80% बच्चों को पता ही नहीं है। समझ में आ गई? अब कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर हमें दे दो, हमें दे दो। भाई साहब बिल्कुल दे दूंगा, डोंट वरी। ACOCA टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करो। चलो, कैपिटल गेन 4 नंबर का, पिछली बार भी मैंने बोला था इंपोर्टेंट, साला 8 नंबर का आ गया, 10 नंबर का आ गया, इतना ज्यादा आ गया। मैं तो 4 का ही बोल रहा हूँ भाई, तो जरूर ये करो मत, मैं कह रहा हूँ इन्हें मत छोड़ो भाई। क्यों छोड़ रहे हो? ये मस्ट डू टॉपिक्स होते हैं, यहाँ से पेपर आता ही आता है, आप फिर भी छोड़ देते हो इन्हें। फिर उसके बाद अदर सोर्स 4 नंबर का, और ब्लैक मनी प्लस गार 4 नंबर का। यहां तक आपके 92 मार्क्स हो गए। प्लस अमेंडमेंट आप जरूर कर लेना, 12 नंबर की अमेंडमेंट आनी है भाई, ये बात ध्यान रखना, कम से कम 12 नंबर की अमेंडमेंट आनी है। 104 नंबर का पेपर तो मैंने बता दिया। अदर टॉपिक तुम्हें जरूर करने हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वरना बोलोगे सर ने बोला और नहीं पढ़ना। भैया अदर टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं, जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लगभग 14 नंबर के वो आएंगे, तो आपका 118 नंबर का पेपर आएगा। 118 नंबर का एग्जाम आता है, 104 का तो यहीं से आएगा जो मैंने बता दिया तुम्हें। इसके अलावा बाकी 14 नंबर का और भी आएगा। ये प्लस माइनस हो सकता है भाई, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस हो सकता है। 118 नंबर का पेपर यहीं से आ जाए, ये भी हो सकता है 95-92 मार्क्स का यहाँ से आए। समझ में आ गई बात? तो गाली मत पेलने लगना, समझ आ गई? ये डीटी का आपका हो गया खत्म। अब आते हैं आईडीटी की तरफ। आईडीटी देखो, आनी कानी, आईडीटी ना आनी, आनी तो आनी फिर भूल जानी, समझ गए? आनी कानी, आईडीटी ना आनी, आनी तो आनी फिर भूल जानी। आईडीटी बेवफा है, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, जाके देख लेना। आईडीटी बेवफा है। आपको लगेगा आईडीटी आपको आ रही है, आपको लगेगा आईडीटी में आप बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हो, पर जब आप नंबर देखोगे तो नंबर तो एग्जामिनेशन बन ही नहीं रही। 55, 52, 51, आपको लगेगा 80 नंबर आ रहे हैं, नंबर आएंगे 55, 52, 51, 50, 53, 57। एग्जामिनेशन नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती भाई, मैं बता रहा हूँ ना। ऐसे पढ़ो, इन चैप्टर्स को मत छोड़ो, एग्जामिनेशन कंफर्म है। पर आप ऐसे भी नहीं पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि आपको दिमाग में भूसा भर रखा है, 100% सिलेबस मत पढ़ना भाई, 100% सिलेबस पढ़ो प्लीज प्लीज, समझ गए? चलो तो चलते हैं आईडीटी की तरफ। मैंने कहा इन 17 टॉपिक्स को मत छोड़ना, हमेशा मैं यही बोलता हूँ, 100% पढ़ो, इनको मत छोड़ देना। क्या है? देखो, सप्लाई से लेके और इनपुट टैक्स क्रेडिट तक, यानी कि सप्लाई, चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जामिशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये 30 नंबर के हैं। ये चैप्टर पढ़ने इसलिए जरूरी है यहाँ से लेके 5 तक, क्योंकि ये 6 मार्क्स स्पेसिफिक का क्वेश्चन यहाँ से इनमें से आएगा, लेकिन ये नेसेसरी है इस 6th और 7th पार्ट के लिए, क्योंकि ये जो 5 चैप्टर्स हैं, इन 5 चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, 10 नंबर का वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा और 14 नंबर का आईटीसी आएगा। लेकिन इस 10 नंबर और 14 नंबर के करने के लिए आपको इन 5 चैप्टर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना इनके आप इन चैप्टर्स को, इन 2 चैप्टर्स को नहीं कर पाओगे, इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा 30 नंबर का तो ये कम से कम है ही है। सर क्या इसको सबसे पहले पढ़ना? नहीं भाई नहीं। एक बात ध्यान रखना, आईडीटी में पढ़ने की टेक्निक बता रहा हूँ भाई साहब, लिख लेना। आईडीटी में पढ़ो छोटे से बड़े की तरफ, आईटीसी को सबसे बाद में पढ़ो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आईटीसी को, इसको ना सबसे लास्ट में पढ़ो, लास्ट, सबसे लास्ट में जाके वैल्यू ऑफ सप्लाई सेकंड लास्ट, यानी कि आईटीसी से जस्ट पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ो। ये 2 चैप्टर्स बहुत बड़े हैं। फिर उससे पहले एग्जामिशंस को, एग्जामिशंस को थर्ड लास्ट, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई से जस्ट पहले। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनको बाद में पढ़ो, वरना तुम क्या करोगे, तुम आईटीसी उठा के बैठ जाओगे सबसे शुरू में। आईटीसी सबसे शुरू में उठाओगे, उसके बाद तुम 5-6 दिन लगा दोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, फिर तुम आईटीटी छोड़ दोगे। ये तो हो ही नहीं रहा, मत करो भाई। ये जो 7 चैप्टर मैंने बताया ना, इन चैप्टर को लास्ट में करो, इन चैप्टर को लास्ट में करो। ये बस 30 नंबर का है, बाकी भाई 118 नंबर का पेपर है, 118 में से 30 का है, 88 नंबर का तो अलग से आ रहा है ना भाई, उसे पहले करो। 88 नंबर का सॉरी 88 नंबर के पेपर को अलग से आ रहा है ना, उसे पहले कर लो भाई। और ये एक बात ध्यान रखना, आईडीटी के अंदर, सर आईडीटी के अंदर क्या, आईडीटी के अंदर 32 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 28 चैप्टर्स में से पेपर आता है। आप चैप्टर छोड़ नहीं सकते एक भी भाई साहब, आपको एक चैप्टर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि 28 चैप्टर्स में से पेपर आ रहा है आईडीटी में। जो ये कह रहे हैं ना ये छोड़ दो वो छोड़ दो, वो पागल बना रहे हैं तुम्हारा, इसलिए एग्जामिशन नहीं आ रही तुम्हारी। 100% पढ़ो, समझ आ गई?
चलो, फिर हमें पढ़ना है रजिस्ट्रेशन 4 नंबर का, फिर हमें पढ़ना है पेमेंट ऑफ टैक्स, ई कॉमर्स वाला जो चैप्टर है, रिफंड, डिमांड रिकवरी और ऑफेंस एंड पेनल्टी। यहां तक आपके 54 मार्क्स हो गए, ये हो गए आपके जीएसटी वाले पोर्शन के। अब आते हैं कस्टम में। कस्टम में टाइप्स ऑफ ड्यूटी 4 नंबर का आपका आ रहा है, वैल्यूएशन अंडर कस्टम एक्ट आपका 6 नंबर का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 6 नंबर का है, 4 एफटीपी 5 नंबर का, 21 नंबर हो गए, टोटल हो गया आपके 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का बता दिया। फिर क्या देखो, खतरा, खतरा क्या है, खतरा ये है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइस, ये अवनीश वत्स स्पेशल है, ये मेरा स्पेशल है। क्या कि अगर आपको 70 से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं आईडीटी में, तो जो जो बच्चे में 15 चैप्टर हैं वो 39 नंबर के हैं, बच्चे में 15 चैप्टर, यानी कि हर एक चैप्टर की लगभग 2.5 नंबर की वेटेज है, और तुम उसे छोड़ देते हो। तो भाई ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर इन चैप्टर को तुम पढ़ोगे ना, जैसे इनवॉइस हो गया, ई वे बिल हो गया, आधा घंटे के चैप्टर है, 15-15 मिनट के चैप्टर है, कहने को 15 है, लेकिन जब करने बैठोगे तो पता चले एक दिन में 8 चैप्टर खत्म हो गए, 2 दिन में सारे चैप्टर खत्म हो गए। ये मैक्सिमम आपके 3 डे कवर करेंगे, अगर आप पहले रिवीजन कर रहे हो तो मैक्सिमम 3 दिन में हो जाएंगे तुम्हारे चैप्टर, ये 39 नंबर के चैप्टर। समझ में आ रही है बात? इन्हें तुम छोड़ देते हो, क्यों छोड़ रहे हो भाई? मत छोड़ो, मैं लिख के दे रहा हूँ, पेपर उठा के देख लेना। ये जो छोटे चैप्टर बच गए ना, इनके अलावा 39-40 नंबर का पेपर तो यहीं से आता है, 39-40 मार्क्स का, और आप छोड़ देते हो। मत छोड़ो, 70+ मार्क्स के लिए। अच्छा, करें कैसे सर, करें कैसे? इन चैप्टर्स को सबसे पहले करो, जो ये 40 मार्क्स के चैप्टर हैं इनको सबसे पहले करो, बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे चैप्टर सबसे पहले करो। आईडीटी की बता रहा हूं मैं आपको, आईडीटी की रिवीजन स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, छोटे चैप्टर्स को सबसे पहले करो, जो बड़े चैप्टर्स हैं उनको सबसे बाद में करो। सब उल्टा बताते हैं, मैं उल्टा बता रहा हूं, क्योंकि 70+ मार्क्स मैं दिलाऊंगा तुम्हें और कोई नहीं दिलाएगा। आते हैं ऑडिट की तरफ। ऑडिट क्या कहता है भाई साहब? ऑडिट के अंदर चैप्टर्स, कंपलसरी चैप्टर्स हैं बहुत सारे जो आते ही आते हैं, समझ में आ गया? उन पे मैं मार्क कर दूंगा, उन पे मैं मार्क कर दूंगा जो चैप्टर्स आते ही आते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल इथिक्स पेपर में आएगा ही आएगा, समझ आई, 20 नंबर का। कारो पेपर में आएगा ही आएगा, 5 नंबर का। इमर्जिंग एरियाज पेपर में आएगा ही आएगा, 4 नंबर का। एसए 700 सीरीज पेपर में आएगी आएगी, 5 नंबर की। एसए 800 सॉरी एसए ये 12 नंबर का आएगा ही आएगा पेपर में। इनको क्यों छोड़ते हो भाई? ये करने हैं, इतने से करके इतने सारे नंबर आ जाएंगे। यहां तक 46 मार्क्स हो गए आपके। पीएसयू ग्रुप ऑडिट में से क्वेश्चन आता ही आता है 8 नंबर का। बैंक एनबीएफसी में से आता ही आता है 10 नंबर का। इस बार तो 15 नंबर का आया भाई, 15 नंबर का, लेकिन 10 नंबर का आता है, तो 64। ये वो चैप्टर है जो पेपर में आ ही रहे हैं, 100% आ रहे हैं, तुम फिर भी छोड़ रहे हो भाई। क्यों छोड़ रहे हो भाई? ऑडिट में पास होने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, मेरे पे ऑडिट नहीं रटी जाती, लेकिन मुझे पता है ये चैप्टर्स 100% आते ही आते हैं, तो मैंने नहीं छोड़ता, मैं करके गया, मैं पास हो गया। ठीक है, अब ऐसे 500, 501, 505, 560, 570 ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से जरूरी नहीं हर बार आए, पर ये इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सब फंसता रहता है। तो 8 नंबर का ये हो गया। एसक्यूसी देखो, ये वाला जो है एसक्यूसी 1 और एसए 220 ये आता ही आता है 4 नंबर का। एसए 600, देखो 600, 620, 600 इस बार आया था, ये वाला आया था नवंबर में, तो 610 आया था। देखो मैंने टिक भी लगा रखा, ये आएगा, ये पढ़ लेना। 610 सारे तो बताए हुए हैं, पेपर में सब कुछ आया भाई, नवंबर का उठा के देख लो ना, पहले ही बताई थी मैंने। ये वही लिस्ट जो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, समझ में आ गई? एक बात और, क्या इंटरनल ऑडिट ऐसे 610, इस बार 610 आ गया, तो इस बार 610 के चांसेस कम है। 620, 600 आ गया, 600 के चांसेस कम है, समझ में आ गई? 320, 450 ये इंपॉर्टेंट है। 240 इस बार 240 का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार ये पढ़ लेना, मतलब ये छोड़ना मत। फिर इंटरनल ऑडिट, डिजिटल ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस, फोरेंसिक और अदर एसे, ये सब मिला के पूरी वेटेज 118 नंबर की मैंने आपको दे रखी है बंधु। तो क्या करें? कुछ नहीं करें भाई, इस फ्रे में पढ़ो, इस फ्लो में पढ़ो, जो फ्लो बताया ना तुम्हें, इस फ्लो में पढ़ लो, समझ आई? एक छोटी सी बात और, आईडीटी में एक चीज बताना भूल गया, आईडीटी में ना अमेंडमेंट जरूर पढ़ लेना, मैंने कहीं लिखा हुआ ये, आईडीटी के अमेंडमेंट जरूर पढ़ लेना भाई। अमेंडमेंट 20 से ज्यादा नंबर की इस बार अमेंडमेंट आने वाली है पेपर में, ध्यान रखना आईडीटी के अंदर, और डीटी के अंदर 12 से ज्यादा नंबर की अमेंडमेंट आने वाली है। अमेंडमेंट जो बच्चा छोड़ेगा वो अपना माथा पीटेगा घर आके, तो अमेंडमेंट मत छोड़ देना। 20 से ज्यादा नंबर के अमेंडमेंट आएंगी इस बार, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, आज ही बता रहा हूँ। आपके पास लगभग 100 दिन है, 106 दिन है टू बी प्रिसाइज, 106 दिन है तुम्हारे पास, और मैं बता रहा हूँ आज तुम्हें 20 से ज्यादा नंबर के अमेंडमेंट है। बहुत सारे बच्चे अमेंडमेंट पढ़ेंगे नहीं भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ो, जरूर पढ़ो, 20 से ज्यादा नंबर की आएंगी, समझ आ गई? चलो ऑडिट में आगे बढ़ते हैं। ऑडिट में कुछ चैप्टर्स के तो मैंने निमोनिक बनाए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से, जैसे कि मैंने प्रिंसिपल कॉपी कर लो, नहीं तो फंसाई, ये ना फांसी का थ्रेट है,
सेफ गार्ड के लिए अरदास लगाओ। ये क्या है सर, ये क्या है? अरे यार पी का जो शुरू का चैप्टर्स है ना, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ है नी, तो वो देख लो। प्रोफेशनल इथिक्स तुम पढ़ोगे, उसमें 5 प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल कॉपी कर लो, तो कॉपी की स्पेलिंग देख लेना, कॉपी। ये 5 याद हो जाएंगे तुम्हारे। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इस बार ये आया था पेपर में, नवंबर में ये आया। देखो क्वालिफाइड एंड अपडेटेड, अगर ये तुम्हारे वर्ड याद होगा तो तुम 2-4 पॉइंट तो लिख ही दोगे, फटाफट लिख दोगे, इतना सी तो याद है। प्रोफेशनल देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी आ चुका, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर आ चुका। अब क्या, अब या तो ऑब्जेक्टिविटी में से पूछ लेगा, या प्रोफेशनल बिहेवियर में से पूछ लेगा, या इंटीग्रिटी में से पूछ लेगा। 3 पॉइंट बचे तुम्हारे, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ना तो सब कुछ ही है भाई, पर अच्छे से पढ़ लेना। प्रिंसिपल कॉपी कर लो, नहीं तो फांसी का थ्रेट है। फांसी, फांसी मतलब फैमिलियरिटी, एडवोकेसी, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, इंटिमिडेशन, सिंपल फांसी, ये याद हो गया। आगे बढ़ जाओ। सेफ गार्ड, सेफ गार्ड याद नहीं हो रहे, अरे अरदास लगाओ ना भाई, अरदास लगाओ भगवान के सामने, अरदास लगाओ। एडिशनल टाइम, क्वालिफाइड पर्सनल, रिव्यूअर, डिफरेंट पार्टनर, अनदर फर्म, सेपरेटिंग टीम्स, हो गया याद। समझ आ गए? ऐसे मैंने याद करे थे, तुम भी याद कर लेना। आगे आ जाओ। क्या सर ऑडिट पढ़ाने वाले हो? नहीं भाई, मैं ऑडिट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एएफएम पढ़ाऊंगा। एएफएम की मैं बुक बना रहा हूँ अपनी, क्वेश्चन बैंक में बेहतरीन क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ, इंडस्ट्री में बेस्ट क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ मैं। थ्योरी मैंने इंडस्ट्री में बेस्ट बनाई दी है, समझ आई? वो 3 फरवरी को अपलोड हो जाएगी। कंसेप्ट नोट्स ऐसे बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा, ना जाने कैसे बना दूंगा, समझ आई? कारो 2020 का मैंने आपको शॉर्टकट दे दिया है, पूरे 21 के 21 क्लोज याद हो जाएंगे भाई साहब। 3 बार पढ़ लेना, ऐसे 21 के 21 क्लोज है, जुबान पर अड़ जाएंगे तुम्हारे। जैसे कि पीपी ने इन्वेंट्री पे लोन दिया, 150 दिन के लिए डिपॉजिट रिकॉर्ड किया, स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करने के लिए इनकम का सोर्स रीपेमेंट ऑफ लोन था, आईपीओ में फ्रॉड के चक्कर में निधि के रिलेटेड पार्टी को इंटरनल ट्रांजैक्शन करते हुए आरबीआई ने पकड़ लिया, कैश लॉस होने के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, जिस वजह से गोइंग कंसर्न एजम्पशन को सीएसआर और सीएफएस में रिपोर्ट करना पड़ा। 21 की 21 क्लोज याद हो गई। ये वाली पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल एसी और सीए, ज्वाइन कर लो। ईएसजी, ईएसजी वाले चैप्टर में 9 प्रिंसिपल याद नहीं होते, याद नहीं होते भाई। 9 प्रिंसिपल ये रहना, ETR safe and sustainable goals to promote employees so that they can respect stakeholder interest, human rights as well as protect environment. Otherwise, public and regulatory policy will start promoting growth and equitable development that will provide value to customer. नो के नो प्रिंसिपल याद होगा इस लाइन में। 3-4 बार मुंह पे क्या नाम है बोल लेना, 2-4 बार लिख के देख लेना, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। 6 कैपिटल है ESG में, 6 कैपिटल। मनीष फाइनेंस याद रख लो बस, नहीं हो रहा तो ये याद कर लो। फाइनेंशियल कैपिटल, ये एक अमीर आदमी, एक अमीर इंटेलेक्चुअल आदमी था जिसकी नेचर थी सोशलाइज होना, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग करता था। ये याद नहीं हो रहा, मनीष फाइनेंस याद रख लो। M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, N फॉर नेचर, I फॉर इंटेलेक्चुअल, S फॉर सोशल, H फॉर ह्यूमन और फाइनेंस फॉर फाइनेंशियल। 6 के 6 कैपिटल याद हो गए। और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए बताओ? जान दे दूं? जान दे दूं? जान मांगो, जान भी दे दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मांगो तो सही तुम। चलो ऑडिट खत्म। अब मजा आ गया। व्हाट अबाउट IBS? देखो सुनो, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मेरे ना सीए फाइनल प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें मैंने IBS के ऊपर एक वीडियो बनाई है, प्लीज वो वॉच जरूर कर लेना। देखो अभी टाइम है पेपर का, वो वॉच कर लेना, 2-4 मिनट जरूर देना। मैंने उसमें बोला था कि बच्चे ना IBS को इग्नोर कर रहे हैं, बच्चे ना IBS को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, सब्जेक्ट नहीं मान रहे थे। तो मैंने कहा था ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, सीए फाइनल में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर मैं किसी को मानूंगा तो वो IBS है। पहले था SCMP, वो तो चला गया, उससे पहले इसका था, वो भी चला गया, अब क्या है? अब IBS है। मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है IBS, लेकिन उसको बच्चे सब्जेक्ट नहीं मान रहे, पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है? तो इस बार क्या हुआ, नवंबर 24 में बच्चों ने किताबें फेंकी है भाई साहब, रोए हैं। तो नवंबर 24 के स्टूडेंट्स, मतलब व्हाट अबाउट IBS, नवंबर 24 के ये देखो रो रहे हैं बच्चे, बिल्कुल रो रहे हैं भाई, आंसुओं से रोए हैं। मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि भाई मत छोड़ो इसे, पर मानी नहीं किसी ने मेरी बात। अब स्टूडेंट ने इग्नोर करा, IBS ने स्टूडेंट को इग्नोर कर दिया, समझ गए? 50 नंबर लाने के लिए ना 4 घंटे का पेपर है, 4 घंटे में 3 केस स्टडी हो पाई है बच्चों की, वो भी वो जिन्होंने बोथ ग्रुप पढ़े हैं अच्छे से, समझ आई? सो व्हाट नाउ, अब क्या करें? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, आ जाए बहुत अच्छी बात है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आप हाथ जोड़ लेना और कह देना भगवान हमने कोई पुण्य कर्म करे होंगे पिछले जन्म में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है तो क्या? तो देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फिर अटेम्प्ट कैसे करें? अटेम्प्ट आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सारे 6 की 6 किताबें, 8 की 8 किताबें, सॉरी 8 की 8 किताबें आपको आनी चाहिए। सर वो तो नहीं आ रही, तो हम क्या करें? क्या देखो सुनो,
स्ट्रेटेजी क्या है आपको मैंने लिख दिया, वेरी सिंपल। 2 केस स्टडी डेली प्रैक्टिस करनी है भाई साहब, सिर्फ 2 केस स्टडी डेली प्रैक्टिस करो। कैसे करनी है? जो स्टडी मटेरियल आप एग्जाम में यूज करने वाले हो या फिर ICAI का जो मटेरियल है वो लेके बैठ जाओ सामने अपने, केस स्टडी पढ़ो, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो। सर केस स्टडी के आगे तो आंसर दे रखा, उसे ही ना चिपका ले, भाई वही तो बात है सारी। एग्जाम में IBS के पेपर में दिक्कत ये नहीं है कि आपको नहीं आता, दिक्कत ये है कि आपको आंसर मिल नहीं रहा। क्वेश्चन आपके सामने है, वहां तो पेपर में सिर्फ क्वेश्चन होता है ना आपके सामने, आंसर तो होते नहीं, आंसर आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो उस पेपर में समस्या यह है कि आपको ढूंढना नहीं आता, आपको क्वेश्चंस को ढूंढने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ आई? और कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगभग 200-300 केस स्टडी की। उसके लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में ऑलरेडी हैं, कोई सी भी किताब ले लो, इंस्टीट्यूट की केस स्टडी है वो ले लो, सब कुछ ले लो, उन केस स्टडी को वहां से नहीं चिपकाना। केस स्टडी पढ़ो, उसके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करो उस मटेरियल में जो तुम एग्जाम में यूज करने वाले हो, जो तुम एग्जाम में यूज करने वाले हो, चाहे स्टडी मेट ICAI का यूज करोगे, चाहे किसी की बुक यूज कर रहे हो, उसमें ढूंढने की कोशिश करो। डेली सिर्फ 2, इतनी सी बात है, सिर्फ 2 केस स्टडी 15-20 मिनट तुम्हें लगेंगे यार, समझ आई? और मैं कह रहा हूं आप सिर्फ डेली 1 घंटा दो, सिर्फ 1 घंटा, डेली 1 घंटा दे दो। चलो 2 केस स्टडी हो, 1 घंटा, 1 घंटे में 1 केस स्टडी हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, 1 घंटा डेली पढ़ना तुम IBS, इतनी सी बात है। IBS तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, 80-90 नंबर यूं आएंगे, यूं, समझ आई? और इसकी कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, बाकी सब पागल बनाएंगे तुम्हारा, भाई यही एक स्ट्रेटेजी है इसमें। सारी किताबें लेके बैठो, केस स्टडी पढ़ो, उसमें से जिस किताब का उसमें ढूंढने की कोशिश करो कहाँ पे है, क्योंकि तुम्हें आदत हो जाएगी माइंड में ना, तुम्हारे हाथ को ना फीड हो जाएगा तुम्हारे माइंड में कि कैसे ढूंढना है, और वही तो काम आता है ना पेपर में भाई। तुम्हें ढूंढा ही तो नहीं जाता, टाइम तो वही लेता है ना, 4 घंटे में 3 घंटे तुम ढूंढने में, पेज पलटने में लगाते हो, उससे बेटर है अभी पेज पलट लो, पेपर में पेज ना पलटने पड़े, समझ आई? और वो मार्क करते चले जाओ कुछ अपने माइंड के लिए कि भाई हाँ यहाँ ये मिल गया था, ये मिल गया था। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगी, अच्छा यहाँ ये सारी चीजें हैं। समझ आ गई मेरी बात? हाँ सर समझ आ गई। ये मैंने लिख दिया, 2 केस स्टडी डेली प्रैक्टिस करनी है। डोंट लुक आंसर, नहीं देखना उसमें जो लिखा हुआ है, क्या करना है? ट्राई टू फाइंड आउट आंसर इन स्टडी मटेरियल यू वांट टू रेफर इन एग्जाम। अब क्या, यहाँ तक होगी बात खत्म। अब आते हैं पार्ट 2 पे। सर ये तो बता दिया, अब ये करें कैसे, करना कैसे है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, ये वाली बात हुई ना। अब हाउ टू मूव फॉरवर्ड हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं भाई। हाउ टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट, हाउ मच टाइम शुड बी एलोकेटेड टू ईच सब्जेक्ट। क्या करना है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो, डू एटलीस्ट 3 रिवीजन 100%, 3 रिवीजन तुम्हें करने हैं ईच सब्जेक्ट के। आप लिबर्टी ले सकते हो इजी क्वेश्चंस के साथ जो आपने 2 बार कर लिए हैं और आपको पता है, आपको देखते ही हो गया, वहां आप लिबर्टी ले सकते हो, लेकिन आपको 3 रिवीजन करने हैं कम से कम। पहली बात, 3 रिवीजन क्यों करने हैं, 3 रिवीजन क्यों करने बाद में बताऊंगा, याद रखना, 3 रिवीजन क्यों करने बाद में बताऊंगा। अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 MTP तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, 2 MTP अटेम्प्ट करने के लिए ये मस्ट है। सर MTP में नंबर कम आते हैं, MTP इज नॉट फॉर मार्क्स। ये डिटेल में क्यों MTP करने बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में, समझ आई? माहौल शुड बी, अच्छा MTP का जो माहौल होना चाहिए वो शुड बी लाइक एग्जाम। जैसे एग्जाम में बैठे हो, प्रॉपर बैठना है आपको, 3-3.25 घंटे लगते हैं ना, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ो, फिर उसको करो, साइलेंट फोन कर लो, इधर उधर सब डिस्टर्बेंस बंद करो, प्रॉपर बैठना है एग्जाम की तरह। और तुम्हें सोचना तुम एग्जाम में बैठो, यही सोच के MTP लगाने हैं बंधु, बिलीव मी। 2 MTP तुम्हारे 20 मार्क्स बढ़वाएंगे, 2 MTP तुम्हारे 20 मार्क्स बढ़वाएंगे पेपर में, अगर तुमने जिसे मतलब ऐसा करा। ये ओके टेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं तुम्हें। एलोकेशन ऑफ टाइम कैसे करना है, डेज रिमेनिंग कितने आपके पास, 11 जनवरी, 10 जनवरी को वीडियो बना रहा हूँ, 11 जनवरी की सुबह को 7 बजे अपलोड कर दूंगा, 7:05 को। 26 अप्रैल तक आपके पास 106 दिन है। 26 अप्रैल क्यों भाई? देखो मई के शुरू में तो आपका एग्जाम शुरू होता है, बाद में तो आप FR ही पढ़ते हो। 106 में से मैंने वेस्ट डेज निकाल दिए, 6 दिन आपके वेस्ट हो गए, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ना हो अच्छी बात है। 100 डेज बते, पर डे मैंने आपके इफेक्टिव 10 घंटे माने, 10 घंटे। देखो लोग आपको 14 घंटे का 15 घंटे का बताएंगे, 10 घंटे मैंने इफेक्टिव माने, आपने 12 घंटे आप सिटिंग है, मैं लिख देता हूँ 12 आवर की सिटिंग आपकी होगी, 12 आवर आप सिटिंग कर रहे हो, ठीक है। सर हम तो 12 आवर नहीं कर रहे, हमारा तो एक ही ग्रुप है, हमारे तो बहुत नहीं है, इसमें प्लस माइनस कर लेना ना भाई। बाकी सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी में अगली वीडियो लाने वाला हूँ, तो वहां देख लेना। तो क्या करना है, 10 आवर्स की स्टडी, आपके पास 1000 आवर्स हो गए पूरे। फिर अब आपको 3 रिवीजन करने हैं, कैसे करने हैं? सबसे पहले तो आप 100 आवर्स एलोकेट कर दो IBS को,
पहले 50 घंटे, जब आप पहली बार क्वेश्चन करोगे ना 50 घंटे, मैं मान के चल रहा हूँ 1 घंटे में आप 3 केस स्टडी कर पाए, इंटू 3 कर पाए, तो 150 आपकी केस स्टडी हो गई 50 घंटे में आपकी प्रैक्टिस। आईबीएस कैसे पढ़ना मैं बता चुका, प्रैक्टिस करनी है आपको, 150 केस स्टडी हो गई। फिर जो 150 केस स्टडी आपने करी है, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार, तो अगली 30 घंटे में आप 5 कर पाओगे, यानी कि 150 ये कर पाओगे, 1 आवर में 5, 150 ये हो गई आपकी। यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इंटू 3 करा मैंने, 150 केस स्टडी हो गई, यहाँ पे इंटू 3 5 कर दिया, 150 ये हो गई। फिर जब अगले 20 घंटे बचेंगे, तो ये अगले तीसरे रिवीजन में आपके फास्ट हो जाएगा हाथ, और मोर और लेस केस स्टडी भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी 150 केस स्टडी हो जाएंगी, क्योंकि अब 1 घंटे में आप 4 कर पाओगे या 5 कर पाओगे, ठीक है। देखो 5 तो यही कर रहे हो 1 घंटे में, तो यहाँ हो सकता है 7-8 कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होगी। 150 छोड़ो 100 मान लो, चलो 5 यही कर लिया आपने, तो आपकी लगभग 400 केस स्टडी की प्रैक्टिस हो गई। अब 400 केस स्टडी का आपने प्रैक्टिस करी है क्वेश्चन ढूंढ के, तुम्हें लगता है कि तुम पेपर में जाके आईबीएस की 7-8 4 केस स्टडी नहीं ढूंढ पाओगे? डू यू रियली थिंक? आपने 400 केस स्टडी की प्रैक्टिस करी है भाई, आप 4 केस स्टडी नहीं ढूंढ पाओगे क्या पेपर में? हैं? समझो समझो, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। लाइक कर दो वीडियो को फटाफट इसी बात के ऊपर, और जिसने वीडियो यहाँ तक नहीं देखी ना, उन्होंने बहुत कुछ खो दिया अपना। एक तो स्किप बहुत करते हो तुम वीडियो, स्किप मत करा करो। चलो, ये हो गया भाई साहब, पहला दे दिया हमने आईबीएस को। फिर आते हैं एफआर। देखो एफआर में अब हर सब्जेक्ट को आपको लगभग बराबर टाइम देना है। बहुत सारे लोग कहेंगे ऑडिट को कम टाइम लगता है, ऑडिट को आप कम टाइम देते हो तो ऑडिट आपको कम नंबर देगी फिर, ठीक है ना। आपको ऑडिट को सबके बराबर ही मानना है, ठीक है। प्लस माइनस 2-4 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ऑडिट को बराबर ही मानना है भाई। 180 घंटे सबको देने, आपको 5 सब्जेक्ट बचे, 900 आवर्स आपके हो गए, जिसमें से 80 60 40 का रेशो आपको रखना है। पहला रिवीजन 80 घंटे में, यानी कि 8 दिन में, 10 घंटे के हिसाब से 8 दिन में। दूसरा रिवीजन 60 घंटे में, यानी कि 10 घंटे के हिसाब से 6 दिन में। और तीसरा रिवीजन 40 घंटे में, यानी कि 10 घंटे के हिसाब से 4 दिन में। ये पॉसिबल है, 8 घंटे ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबने एफआर पढ़ी होगी, या पहले नवंबर में पढ़ी होगी, या अभी क्लासेस ली होंगी, ये सब पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है इम्पॉसिबल हो। ऐसा ही आपको एएफएम में करना है, ठीक है ना। अब करना कैसे है, देखो मैंने अभी बताया करना कैसे है। उन चैप्टर्स को पहले करना है जो हर बार आई आ रहे पेपर में, जो पेपर में आने ही आने हैं, 100% आने आने, उनको करना है, कंप्लीट करना है, खून की नसों में उन्हें दौड़ा लेना है। उसके बाद बाकी चैप्टर्स की तरफ मूव करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। फिर क्या करना है सर? फिर कुछ नहीं करना, कवर एक सब्जेक्ट एक टाइम पे। बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, तीनों सब्जेक्ट ले लेते हैं, 3 सब्जेक्ट ले लिए, पढ़ रहे हैं, 3-4 घंटे वो, 3-4 घंटे वो, 3-4 घंटे वो। उससे होता क्या है कि वो आपका पूरा महीना लग जाता है, और आपका एक भी सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाता। वहां आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और पेपर में ना 50% केस, 50% जो खेल है ना, वो होता है आपकी तैयारी का, और 50% खेल होता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल का। भाई साहब, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, तो आप सिली मिस्टेक्स करते हो। मैंने बहुत सारी करी है, मुझे पता है पेपर में। तो मेरे जानकार बच्चे ऐसे हैं जो 30-30 नंबर की मिस्टेक्स करके आए हैं पेपर में। मैं खुद 15-20 नंबर की मिस्टेक करके आया हूँ पेपर में, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल। वो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। तो 50% तो आपका खेल कॉन्फिडेंस का होता है, 50% खेल होता है आपका किसका? तैयारी का। तो आपको एक सब्जेक्ट करना है, उसमें होगा क्या, जैसे आपने 8 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करा, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, अरे एक तो गया, 5 बचे। फिर आपने 8 दिन में दोबारा खत्म कर लिया दूसरा, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा आपका। तो इसीलिए एक सब्जेक्ट को एक बार में खत्म करें प्लीज। समझ आ गई? डोंट इग्नोर एमटीपी। बहुत सारे बच्चे एमटीपी नहीं करते, मैंने कहा था ना एमटीपी बाद में बताऊंगा। एमटीपी नहीं करते क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भैया हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, सर हमारे नंबर कम आ रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। आपकी अप्रोच गलत है। एमटीपी इज नॉट फॉर मार्क्स, एमटीपी मार्क्स के लिए नहीं है। एमटीपी क्यों है फिर? एमटीपी है कि जो आप गलतियां करने वाले हो एग्जाम में जाके, मैंने कहा ना एमटीपी आप या तो बहुत सारे बच्चे क्या काम करेंगे, एमटीपी जब देने बैठते हैं तो रात को बैठेंगे, 1 घंटे कर लिया, फिर अगले दिन 1 घंटे कर लिया, फिर अगले दिन 1 घंटे कर लिया, कभी 20 मिनट करा, कभी। ऐसे एमटीपी नहीं होता। जब आप 3 घंटे प्रॉपर देंगे ना एग्जाम लाइक माहौल में, तो आप गलतियां करोगे। वो गलतियां आप यहाँ कर रहे हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना करो, तो उनको नोट करो और उन पे वर्क करो गलतियों पे। एमटीपी इसलिए होता है। समझ में आई नहीं आई? एमटीपी वाली बात हो गई खत्म। जितने एमटीपी लगाओगे, हर एमटीपी के 10 नंबर जोड़ते चले जाना। 2 एमटीपी 20 नंबर और 3 एमटीपी 30 नंबर। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 10 एमटीपी लगा ले 100 आ जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता, ठीक है। और आ जाएंगे 100 में क्या दिक्कत है भाई? जब आप पूरा 100% पढ़ोगे, 10 एमटीपी लगाओगे तो 100 भी आएंगे। 100 आते नहीं है क्या? आए हैं 100। एमटीपी मैंने लिख दिया, कोई नंबर के लिए नहीं है, और ये फाइंडिंग मिस्टेक्स के लिए। फिर इग्नोर टेकिंग रिवीजन क्लासेस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जो बच्चे अभी तक यहाँ तक छोड़ के भाग गए, या यहाँ तक नहीं पहुंचे, या स्किप कर देंगे, उन्हें ये नहीं पता चलेगा। बच्चे क्या काम करते हैं, जैसे अभी बच्चे फेल हो गए,
या अभी क्लास खत्म हुई है, अभी से रिवीजन क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, मत करो। रिवीजन क्लास आपके लिए तब जरूरी है जब आप कंसेप्ट भूल चुके हो। सबसे पहले ट्राई करो जो पहला रिवीजन आप करो, पहले रिवीजन में आप कंसेप्ट उठाओ, खुद पढ़ो, सेल्फ स्टडी, क्योंकि पेपर में ना टीचर नहीं आएगा बताने, पेपर में तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा, है नहीं। खुद पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे क्वेश्चंस को, क्या क्या पूछा है, खुद पढ़ो क्वेश्चंस को, खुद कंसेप्ट पढ़ो, खुद ही करने की कोशिश करो, पहला रिवीजन ऐसा करो। अगर कुछ मिसिंग लग रहा है आपको, कहीं आप कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे या क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तुम्हें लग रहा है नहीं अब जरूरत है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की रिवीजन क्लास ले लो। अदरवाइज रिवीजन क्लास मत लो, आपका टाइम वेस्ट करती है और आपके माइंड की सोचने की क्षमता और जो क्रिएटिविटी क्षमता है, जो समझने की क्षमता, उसको सबको किल कर देती है भाई। क्योंकि आपको वीडियो जब आप देखोगे ना तब सब समझ आएगा, जब आप करने बैठोगे कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ रिवीजन क्लास को साइड में रखो। हाँ, अमेंडमेंट क्लास जरूरी है, अमेंडमेंट क्लास तो लेनी पड़ेगी, वो जरूरी है। रिवीजन वीडियो के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी क्लास ली है, अभी नवंबर में एग्जाम दिए, तो अब रिवीजन क्लास की तरफ मत जाना। आप कंसेप्ट खुद से पढ़ो, क्योंकि ये गलती आप बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार जो गलती आप करते रहोगे बार बार फेल होते रहोगे। बेटर है एक बार मेरी कहना मान लो। तो रिवीजन क्लास इग्नोर कर दो, आपको नहीं लेनी। रिवीजन क्लास की जगह आप खुद से सेल्फ स्टडी करो। टाइम ज्यादा लगेगा मानता हूं, लेकिन जो वो होगा ना वो परफेक्ट होगा, और यू विल थैंक मी लेटर। बाद में मुझे ना कमेंट बॉक्स में तारीफ जरूर कर देना, जैसे डीटी में किसी ने अभी तक तारीफ नहीं करी मेरी, तो कर देना, जरूरी है। समझ में आ गई। ट्राई टू सेल्फ रिवाइज, वो मैंने बताया आपको। और इग्नोर एबीसी एनालिसिस, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, एबीसी एनालिसिस छोड़ दो, उसके चक्कर में मत पड़ो। सी कैटेगरी छोड़ने वाली नहीं होती, सी कैटेगरी इज वेरी सिंपलेस्ट इन एवरी चैप्टर। समझ में आ गई। और Y3 रिवीजन, शुरू में कहा था तुमसे कि बाद में याद दिलाना। 3 रिवीजन क्यों लेने हैं सर, ये बताओ। देखो, जब आप एक रिवीजन कंप्लीट करोगे तो आपके 30 से 40 नंबर आएंगे। जो भी बच्चा आपके अराउंड है, जो 30 से 40 नंबर के बीच में फेल हुए हैं, 35, 32, 38, वो उन सबकी ये हालत है, यहाँ पे है वो। एक रिवीजन 100% उन्होंने करा होगा, 2 50-50 कर लिए होंगे, पर एक 100 के बराबर ही हुआ ना, यहाँ घूम रहे होंगे। जो बच्चे 2 रिवीजन करेंगे 100%, हमेशा बात याद रखना, प्लस MTP वाला, वो यहाँ पहुंचेंगे 50 से 60 नंबर। जिन्होंने 2 रिवीजन करे होंगे 100% अच्छे से, एक आध MTP भी लगाया होगा, उनके नंबर यहाँ होंगे। आप जो पास हुए उनसे पूछ लो, जो फेल हुए उनसे पूछ लो। जिन्होंने पूरे 3 रिवीजन करे हैं, प्रॉपर 3 रिवीजन प्लस 2 MTP लगाए हैं, वो यहाँ मिलेंगे तुम्हें 70 से 80 नंबर। अगर तुम्हें 70 से 80 नंबर लाने हैं तो तुम्हें 3 रिवीजन प्लस 2 MTP लगाने ही लगाने हैं, ये तुम्हें करना ही करना है। समझ आई। फिर अब क्या, अब कुछ नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज शेयर जरूर करो यार, आप शेयर नहीं कर रहे। समझ आई। मैं चाहता हूँ सब सीए बन जाए। ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल AC और CA, ये वाली PDF में उस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आगे मैंने जो बोला थ्योरी बुक, वो भी मैं उस टेलीग्राम चैनल में ही डालूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।